नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए और 21 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 126 पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 127वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में दोस्तों हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न आपका जो जीएस स्टैटिक जीएस का होगा और दूसरा जो होगा वो आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। ठीक है। और आज की डेट में जो पेड ग्रुप चल रहा है तो उसमें आपका टेस्ट भी होगा। अब लगभग हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जैसा भी होगा मैनेज किया जा रहा है। तो 2020 के लिए जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए कंटिन्यू टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है। और जो यह आंसर राइटिंग है दोस्तों, यह यूपी पीसीएस मेंस 2020 और 21 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिस समय आप एग्ज़ाम देते हैं जाकर, वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले आप सोचते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ऐड करना है, कौन कौन सी चीज़ों को इसमें इंसर्ट कराना है। ठीक है। तो होता क्या है कि आपको उसी प्रक्रिया के माध्यम से जो है ड्राफ्टिंग है जो या फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ें दी जाती हैं, तो इसको आप बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, पेपर फर्स्ट का प्रश्न है। जीएस पेपर फर्स्ट का प्रश्न संख्या 253 है और 200 शब्द सीमा, जिससे जितनी शब्द सीमा में आपसे कहा जाए तो उसी शब्द सीमा में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है। जो इसकी पीडीएफ है आप लोगों को पेड ग्रुप जो चल रहे हैं 2020 और 21 के, उसमें मिल जाएगी। आइए जो आज का प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। मैंग्रोव जो होते हैं, मैंग्रोवों के रिक्तीकरण के कारणों को समझाइए तथा इसके महत्व को स्पष्ट करिए। ठीक है। तो अब देखिए यह जो प्रश्न है यह यूपीएससी मेंस, ध्यान रखिएगा, आईएएस मेंस 2019 का प्रश्न है। अब इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी थी उसने, कि उसने ये कहा था कि जो तटीय क्षेत्र होता है तो उसके लिए किस तरीके से महत्व रखता है। तो आईएएस में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन अगर पीसीएस में पूछा जाएगा तो उससे थोड़ा सा इजी कर देता है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है। तो इसीलिए मैंने चीज़ों को अलग कर दिया है। ठीक है। तो जो प्रश्न है, प्रश्न यूपीएससी मेंस 2019 का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखिए चीज़ें वही रहती हैं, पूछ लिया जाता है यूपीपीएससी के द्वारा। तो इन चीज़ों को समझना है अच्छे से। जो यह प्रश्न है, प्रश्न को लिखने का प्रयास करना है डेली डेली। जो लोग भी 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 20 का एग्ज़ाम जो है अब ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, लेकिन 21 के लिए अभी से जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे से चीज़ों को करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा लिखने का आप लोग प्रयास करिए। छोटा सा एक टॉपिक पढ़िए, उस पर लिखने का प्रयास करिए। 100 वर्ड में, 125 शब्दों में, 200 शब्दों में, इस तरीके से जब आप चीज़ों को लिखने लगेंगे तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। ठीक है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं, कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में जैसे कुछ फ्लो चार्ट होता है, डायग्राम होता है, इन सारी चीज़ों को अगर आप जो आपका उत्तर है उसमें रखते हैं तो आपका उत्तर बेहतर बन जाता है। आपकी देखिए हैंडराइटिंग अगर अच्छी है, मेरी तो उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन हाँ, हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आज का प्रश्न है, प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न जो है, मैंग्रोवों के रिक्तीकरण के कारणों को समझाइए तथा इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं, तो जैसे देखा भी होगा आप लोगों ने, जो मैंग्रोव वन जो होते हैं, ठीक है, तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहे जाते हैं। अगर हम अपने देश में बात कहें, ठीक है, हमारे यहाँ जो सुंदरवन का क्षेत्र है वहाँ पर ये मैंग्रोव वनस्पतियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। ये नदियों के मुहानों पर ज्वारीय क्षेत्र जो होता है उन्हीं पर, दलदली क्षेत्रों पर भी ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और इनको ज्वारीय वनस्पतियाँ भी कहा जाता है। तो ये मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नदियों के मुहानों पर, जहाँ पर ज्वारीय क्षेत्र हुई होता है। ठीक है। और जो डेल्टाई क्षेत्र होता है। ठीक है।
देखिए पारिस्थितिक तंत्र की यह जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं तो ये पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हैं, ठीक है, रक्षा करते हैं। और हर तरीके से जैसे मान लीजिए तूफान हो गया या चक्रवात आ गए तो इनमें ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, अच्छा करते हैं, चीज़ों को नष्ट नहीं होने देते हैं, ठीक है। मैंग्रोव रिक्तीकरण के कारणों को एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यह ज्वारीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर ज्वार आते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा आप लोगों ने सुना होगा। पानी का जो समुद्र जिसे मान लीजिए यह सी है, ठीक है, समुद्र है, और यह यहाँ से लहरें उठती हैं, लहरों का ऊपर उठना, ठीक है, ज़मीनी क्षेत्र जो होता है, धरातल जो होता है वहाँ तक पहुँचना, फिर उसके बाद वापस आना, ज्वार और भाटा इस तरीके से। तो जो ज्वारीय क्षेत्र जो होता है, तटीय क्षेत्र जो होता है, तो यहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। एक चीज़ समझिएगा, जो कारणों की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो कारणों में अगर ये तटीय क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, जो तटीय क्षेत्र है तो तटीय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो जिससे क्या होता है कि ये जो समुद्र होता है यहाँ का पानी जो जल स्तर जो होता है वो बढ़ता है। और जब वो बढ़ता है तो जैसे मान लीजिए तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन हैं, अब ये क्या होता है कि यह जलस्तर बढ़ने के कारण ये जो मैंग्रोव वन जो होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वनस्पति का क्षय जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में डालता है वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को, जैव विविधता को, सारी चीज़ों को। और जो भूमि की तरफ जैसे मान लीजिए लैंड एरिया है, ठीक है, तो लैंड एरिया के साइड में यहाँ पर यह भूमि की ओर निरंतर कटाव भी करता चला जाता है, ठीक है। तो इसके कारण अब आगे भी कई कारण हैं कि जैसे जो बढ़ती जनसंख्या है, नगरीकरण है, इसने क्या किया है मैंग्रोव वनों को, जैसे आप मान लीजिए तटीय क्षेत्र है, अब यहाँ पर लोग क्या है, लोग नए नए सोच रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस तटीय क्षेत्र में डालूँ या कुछ ऐसा करना स्टार्ट करूँ। तो उससे क्या होता है कि जो बढ़ती जनसंख्या है, नगरीकरण है, कोई मकान बन गया, कोई बिल्डिंग बनवा ली गई या कोई ऑफिस ही बन रहा है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, जो मैंग्रोव वन हैं उनमें कमी आती है, तलछटों में भी कमी आती है, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र जो होते हैं तो इनमें भी कमी आती है। अब जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ जो होती हैं, ठीक है, तो नदियों पर जो बांध बने होते हैं, बांध बनने के कारण भी जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं वो नष्ट होने लगती हैं। और एक जो तटीय क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए यह है इंडिया का, ठीक है, अब ज़्यादा नक्शा तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाता, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यह तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जो पारिस्थितिक जो असंतुलन की स्थिति पैदा होने लगती है। होता क्या है कि जब मैंग्रोव वनस्पतियाँ कटने लगती हैं तो वहाँ के जीव जंतु और ये एक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो नष्ट होने लगता है, वहाँ जैव विविधता में ह्रास होने लगता है। तो ये हर तरीके से ये पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति को दर्शाता है। अब इसके बाद, अब जो आईएएस मेंस में पूछा गया था तो उसने पूछा था कि तटीय जो कटाव होता है, तटीय कटाव में ये मैंग्रोव वन किस तरीके से महत्व, इनका क्या महत्व है, ठीक है। मैंने क्या है इसके मैंग्रोव वनों का महत्व ही डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है, तो महत्व में आप ओवरऑल चीज़ों को बता दीजिए, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर बात थी, तटीय कटाव की बात कही गई थी, ठीक है। अब देखिए जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं तो मैंग्रोव वनस्पतियों के महत्व को अब देख लेते हैं कि जैसे जो मैंग्रोव ढाल जो होते हैं, ठीक है, मैंग्रोव ढाल के रूप में कार्य करते हैं। ढाल का मतलब ये हो गया कि जो वनस्पतियां होती हैं, ठीक है, तो ये तटीय क्षेत्रों में जैसे तूफान है, चक्रवात है, ये इससे क्या है तट की रक्षा करते हैं, कटाव नहीं होता है, वहाँ का जो एक पारिस्थितिक तंत्र है वो बना रहता है, जो एक सिस्टम है, जैव विविधता है, उसकी रक्षा करते हैं, वहाँ का एक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी रक्षा करते हैं, और जो एक प्राकृतिक संतुलन जो बना हुआ है उसको बनाए रखने का कार्य करते हैं मैंग्रोव वन। जैव विविधता को संरक्षित रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, कि जो भाई जैसे कोई भी एक तंत्र होता है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जीव और जीव जंतु ये सारी चीज़ें पलते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो जलीय जीव भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। अब
मैंग्रोव वनस्पतियों का महत्व जो तटीय जो कटाव होता है और जो आपका धरातल है उससे उसमें कटाव ना हो किसी भी प्रकार का और तट सही रहे, इसके लिए मैंग्रोव एक ढाल के रूप में कार्य करते हैं। कोई चक्रवात आ गया, तूफान आ गया तो उनसे भी रक्षा करने का कार्य करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप क्या बताना है कि जैसे 2004 में आए सुनामी ने सुनामी में जब आई थी 2004 में, तो उस समय जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं तो उन्होंने अवरोधक की भूमिका निभाई थी। ठीक, तो इस तरीके से ओवरऑल में आप 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। जितनी शब्द सीमा में आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए 200 शब्दों में कहा गया है तो 200 शब्दों से आप कम से कम 190 तक जा सकते हैं, 185 तक जा सकते हैं। भाई कम ज़्यादा की बात हो रही, इतना मार्जिन आप ले सकते हैं कि भाई कम हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा अगर कम होगा तो फिर शब्द सीमा फिर वो काउंट की जाती है। ठीक है, और ज़्यादा अगर जैसे बहुत से लोग होते हैं कि कुछ ज़्यादा लिखने का प्रयास करते हैं तो आप लोग क्या है कि थोड़ा सा आप बढ़ सकते हैं कि 200 शब्द में आपसे कहा गया है तो आप 210 215 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। जो प्रश्न है, ठीक है, इसकी PDF आप लोगों को जो पेज ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी इच्छुक हो ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर है आपका 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं हम लोग। आज का जो दूसरा प्रश्न है वो करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर का प्रश्न संख्या जो है 254 है, 254 है और 125 शब्दों में, ध्यान रखिएगा 125 शब्दों में लिखना है। दो फॉर्मेट में आपसे जो PCS मुख्य परीक्षा जो होती है तो उसमें पूछा जाता है। 10 प्रश्न आपके 125 शब्दों में आते हैं और 10 प्रश्न जो आपके दीर्घ उत्तरीय होते हैं वो 200 शब्द सीमा में आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी की गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को आप इंटरनेट के माध्यम से, अन्य बुकों के माध्यम से आप छाट सकते हैं और इनको ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर भी जो कोटेशन रेलिवेंट हो उसको आप लोग ऐड करिए। अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो ये ड्राफ्टिंग ही, मैं आपको कह रहा हूं कि ये फ्लो चार्ट ही आप केवल बना दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो समय बचत करने के लिए भी, समय की बचत की जा सके इसके लिए आप यही फ्लो चार्ट ही वहां पर, अगर नहीं लिख पा रहे हैं, समय बहुत कम है, तो आप फ्लो चार्ट बनाते हुए निकल जाइए, देखिए एक बार। ठीक है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन जो दी है वो आपने पूरी दी है। ठीक है, अब जो आज का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को देखते हैं। आइए, महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो अभी हाल फिलहाल में देखिए जो महापत्तन प्राधिकरण विधेयक जो है 2020 लोकसभा से पारित किया गया है। अब इसका जो यह प्राधिकरण विधेयक जो लाया गया है तो इसका प्रावधान मतलब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो हमारे पोर्ट होते हैं, ठीक है, तो पोर्ट को, महापत्तनों को स्वायत्तता प्रदान करना। और क्या उद्देश्य होता है कि जैसे जो पोर्ट हैं, पोर्ट की कार्यकुशलता, प्रतियोगी क्षमता, इन सारी चीज़ों में सुधार लाना। भारत की जहाँ तक तटरेखा की बात कही जाती है तो तटरेखा जो है 7517 किलोमीटर है। कितनी है? 7517 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भारत की तटरेखा है और इसी तटरेखा पर पोर्ट जो हैं, महापत्तन जो हैं, उनका निर्माण किया गया है। ठीक है, जहाँ जो समुद्र से लगा क्षेत्र जो होता है वहीं से आप, जिनको बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है, तो बंदरगाह के माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्रियान्वित करते हैं, कोई भी राष्ट्र हो। तो यहाँ पर क्या है, भारत के जहाँ तक बात की जाती है तो भारत का लगभग 70% जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो समुद्री मार्ग से ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसके मुख्य प्रावधानों को अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जैसे मुख्य प्रावधान क्या है कि यह विधेयक जो है, महापत्तन विधेयक जो लाया गया है, यह विधेयक एक लाया गया था महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 का यह स्थान लेगा जाकर।
एक बात है। इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि जैसे महापत्तनों का विनियमन जो रेगुलेशन जो होता है, परिचालन जो होता है और नियोजन यानी प्लानिंग, तीनों को इसमें प्रावधान किया गया कि किस तरीके से संचालन किया जाएगा, किस तरीके से कितना शुल्क लगेगा, कितनी कौन सी चीज़ पे कितना क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक है, कुल मिलाकर जो एक बंदरगाह होता है वहाँ कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होंगी, कौन कौन से कार्य क्रियान्वित किए जाएंगे, कौन कौन से कार्य नहीं क्रियान्वित, इन सारी चीज़ों, कोई शिकायत आती है तो उस पर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस बोर्ड के माध्यम से, जो महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड जो गठित किया जाएगा, तो इसके माध्यम से चीज़ें होंगी। इसमें क्या है कि इसके लिए एक महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड में इसकी स्थापना भी की गई है, की जाएगी, और इस बोर्ड में ही सारी की सारी शक्तियां निहित होंगी। अब देखिए, जो ये महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 जो लाया गया है, तो ये किन किन बंदरगाहों के लिए है। जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं तो ध्यान रखिएगा ये किन पर लागू हो रहा है। चेन्नई बंदरगाह, कोचीन, कांडला, न्यान सेवा जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है, कांडला को नाम बदलकर दीनदयाल कर दिया गया है, कोलकाता, पोर्ट मर्मगोवा और मुंबई, न्यू मंगलोर, पारादीप, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम, इन सारे बंदरगाहों पर यह लागू होगा। ठीक है, जो महापत्तन प्राधिकरण विधेयक जो लाया गया है 2020, तो यह इन सारे पोर्ट पर लागू होगा। अब देखिए, बोर्ड जो है, बोर्ड पत्तनों के न्यासों का, पहले क्या था, पहले न्यास चलते थे। ठीक है, अब क्या है, जो बोर्ड है, बोर्ड इनका स्थान लेंगे और सभी कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो आपकी बोर्ड में, जो प्राधिकरण बोर्ड बनेगा वह उसी में निहित होंगी। और ये जो परियोजना है, जो विधेयक लाया गया है, इसमें क्रियान्वयन जो है वो पीपीटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चीज़ों को किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से मात्र 125 शब्दों में आप लोग प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। यह जो ड्राफ्टिंग है आप लोगों को दी जा रही है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं छाँट छाँट कर लाता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं चीज़ों को बताता भी हूँ कि भाई एटलीस्ट इतना तो आप लोग कर ही लीजिए। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग लिखते रहिए, डेली डेली आंसर राइटिंग करते रहिए, और 2020 का जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अच्छे से चीज़ों को करिए। जो भी शाम तक अभी निबंध का भी वीडियो आएगा और आज फुल टेस्ट सीरीज़ भी होगी, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।